बच्चों आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज के गुण। क्या होता है जी, बोलो? त्रिभुज के गुण। इसके पहले हम पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? अब हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के गुण जो पढ़ने जा रहे हो बच्चे, तो इसके लिए हम अलग पेज लेते हैं, ठीक है? और अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? चलो ध्यान दो यहाँ। और इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें वाइट कलर का हम इंक ले लेते हैं, ये रहा। दूसरा लीजिए बच्चों, दबाइए। ये वाइट कलर का हो गया, ठीक है? चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? त्रिभुज के गुण। याद करो, सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था ट्रायंगल। क्या बताया था जी? ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने बताया था कि ये भुजा के आधार पे, साइड के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं जी? 3। भुजा या साइड, भुजा को क्या हम बोलते हैं? साइड। साइड के आधार पे और एंगल के आधार पर, दोनों आधार पे ट्रायंगल कितने कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो इसमें सबसे पहले मैं भुजा के आधार पे बताया था बच्चे, इसमें 3 प्रकार इसका। सबसे पहले मैं बताया था इक्विलैटरल। क्या बताया था? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। फिर मैं बताया था आइसोस्केल्स। क्या बोला था? आइसोस्केल। फिर मैं बोला था स्केलिंग। क्या बोला था? स्केलन। ये पिछले वीडियो में तुम देख लोगे कि इसे हम क्या कहते हैं बच्चे। और हमने बताया था कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाए, तीनों साइड इक्वल हो, तो इसी को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल या इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल, ठीक है ना जी? उसके बाद मैं बोला था विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोला था? विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज में हम पढ़े थे स्केलिन में, लेकिन समबाहु के बाद समद्विबाहु पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ते हैं जी? समद्विबाहु। समद्विबाहु यहाँ देख लो, हिंदी में लिख देते हैं। क्या पढ़े थे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, सम द्वि का मतलब होता है दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आ रहे समझ में ना? इसके बाद मैं बोला था विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी बराबर ना हो, सब अलग अलग हो, तो ऐसी भुजाओं को हम क्या कहते हैं जी? विषम बाहु। क्या बोलते हैं बोलो? विषम बाहु। विषम बाहु। ये हम पहले पढ़ चुके थे बच्चे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताने जा रहे हैं, हर प्रकार के त्रिभुज के गुण को बताने जा रहे हैं, इसीलिए हमें ध्यान देते रहना है इसको। कोण के आधार पर मैं बोला था कि कोण के आधार पर भी ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। और तीनों प्रकार को मैं बोला था, सबसे पहले मैं बोला था कौन सा? एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोला था मैं? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिस त्रिभुज में, ये हो गया हमारा कौन सा? एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा मैं बोला था राइट ट्रायंगल। क्या बोला था मैं? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। तीसरा बोला था मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या बोला था? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इस तीनों को हम कैसे समझेंगे, समझ लो बच्चों। इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं। और इसके बारे में मैं बताया था कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं, तीनों कोण, कोण के आधार पर पड़े ना, तीनों कोण इसके न्यून कोण हो, एक्यूट हो। आ रहे समझ में ना? माने क्या होता है जी? न्यून कोण त्रिभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं बोलो? एक्यूट। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज। माने जिसके तीनों कोण, मान लो कि हमने यहाँ 55 रख दिया, यहाँ हमने 65 रख दिया, और यहाँ हमने 60 रख दिया बच्चे, तीनों 90 से कम है, इसीलिए इसको हम एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आ गया? राइट ट्रायंगल किसे बोलेंगे? जिस ट्रायंगल में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल, या इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में कोई एक कोण अधिक कोण हो,
माने ऑब्ट्यूज एंगल, देख रहे हैं ना ये, माने कि वो 120 है और यह यहाँ पे 40 है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसे हम कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिकोण। अधिक कैसे लिखेंगे, त्रिभुज। तो ये तीनों मैं पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बच्चे। अब आज के क्लास में जो मैं बताऊंगा उसमें अलग अलग शब्द मैं बता रहा हूँ और सभी शब्दों को ध्यान से समझना है। इसके बाद ज्योमेट्री में तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ टर्म्स मिलते रहेंगे हमें बच्चे, और इन शब्दों को हमें लिखना है और समझना भी है। चलो, तो पहला हमारा टर्म मिलेगा यहाँ पर कि कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोलिनियर लाइंस किसे कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, अर्थात संरेख बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, इसका पीडीएफ भी तुम लोग ले लेना बच्चे। यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें समझाता हूँ। नाम है संरेख। क्या नाम है जी, संरेख। कहता है 3 या 3 से अधिक बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक, कम से कम कितना, 3 बिंदु या 3 से अधिक, हम जितना भी ले लें बच्चे, अगर ये सब एक ही रेखा पर स्थित हो, कितने रेखा पर, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। उसे क्या बोलेंगे जी, कोलिनियर पॉइंट्स। माने तो कहता है कि 3 या अधिक बिंदुएं संरेख कब कहलाती है, जब किसी एक ही रेखा पर 3 या उससे अधिक बिंदुएं होती है, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर। आ रहा समझ में ना। तो याद करो, अगर इसी को हम कहें 2 नंबर में कि असंरेख रेखा किसे कहते हैं। क्या पूछेगा जी, असंरेख रेखा किसे, असंरेख रेखा को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे नाम से ही पता है बच्चे कि असंरेख माने जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 या अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो। मानो एक बिंदु हमने यहाँ दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया और एक बिंदु यहाँ दे दिया। अब रेखा खींचेंगे तो क्या एक रेखा पर ये तीनों बिंदु आ रही है जी, नहीं आ पा रही है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसे असंरेख रेखा। समझ में आ रहा है बच्चा। यस सर। अगर तीनों बिंदु या 3 से अधिक बिंदु अगर एक रेखा पर हो तो उसे कहेंगे कोलिनियर। और अगर कोई भी तीसरी बिंदु या चौथी बिंदु या 5वीं बिंदु, 3 से अधिक कोई भी बिंदु एक रेखा पर अगर स्थित नहीं हो, कोई ऊपर नीचे हो जाए, तो उसे हम कहेंगे असंरेख या नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतना समझ में आ गया बच्चे। तो तुम्हें पता है बच्चे, 2 बिंदु सदा एक ही रेखा पर स्थित होती है। अगर हम 2 बिंदु की बात करें कि 2 बिंदु की, ये ले लो, हमने कहा दिया 2 बिंदु यहाँ रख लिया, ये कितनी रेखाओं पर स्थित होती है, एक ही रेखा पर। कितने रेखा पर, एक ही रेखा पर। तो जो हम ट्रायंगल पढ़ते हैं बच्चे, क्या त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो इसमें 3 बिंदु होता है बच्चे। देखो, एक बिंदु ये समझते, एक बिंदु यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो तीनों संरेख है कि असंरेख है, असंरेख। माने इसमें ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर। तो अर्थात किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो अगर 3 असंरेख बिंदुओं को आपस में हम मिला दें तो उससे ट्रायंगल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, ट्रायंगल। क्या अगर 3 असंरेख बिंदु ना हो तो तीनों अगर एक लाइन पर अगर हो जाए बच्चे, मान लो एक लाइन में हो जाए, तो इससे ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन कहता है कि कोई ट्रायंगल का निर्माण जब होता है तो वह कोलिनियर पॉइंट से होता है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतना समझ गए बच्चे। यस सर। तो क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है। पहला तरीका समझ में आ गया ना जी। तीसरा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ए बी सी, ए बी एक भुजा ए बी हो गया,
दूसरी ये हो गया दूसरी भुजा क्या है इसमें BC, और तीसरी भुजा क्या है बोलो AC या CA। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने अंग होते हैं जी 6 पार्ट्स होते हैं या 6 अंग होते हैं। अंग क्या होते हैं पॉइंट्स इसमें 3 होते हैं। इसी भी ट्रायंगल में पॉइंट्स कितने होंगे 3 और साइड्स भी होंगे कितने 3। तो 3 और 3 मिलकर कितने हो गए समझ रहे हो बच्चा। तो बता सकते हो इस ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स कौन कौन हैं बोलो ABC ये तीनों पॉइंट्स हो गए इसके ठीक है ना जी। 3 साइड्स कौन कौन से हैं AB BC AC। इतना समझ में आ गया बच्चा। तो भुजा साइड्स क्या होते हैं एंगल्स क्या होते हैं ये तीनों समझ में आ गया। पॉइंट समझ गए। पॉइंट्स के बाद देख लो इसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं जी एंगल। तो इसको हम एंगल कहेंगे तो इसके एंगल A। ये क्या है जी एंगल A। ये कहलाएगा एंगल B और ये कहलाएगा हमारे एंगल C। समझ रहे हो ठीक से। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को। तो इसमें 3 शीर्ष हो गए। 3 पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। पॉइंट्स को क्या कहते हैं जी किसी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स कितने हो गए बच्चे 3 होते हैं और साइड्स कितने होते हैं 3। यह देख लो ऊपर का जो पॉइंट है ये सब क्या है जी ये पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। इसको हम एंगल कहेंगे ठीक है ना और इसको हम क्या कहेंगे बोलो साइड्स कहेंगे। इतना समझ में आ गया बच्चे। तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं बच्चे इसका पहला गुण। तो ट्रायंगल का पहला गुण क्या होता है इसे समझेंगे हम लोग एक एक करके। इसकी प्रॉपर्टीज जो है पहली प्रॉपर्टीज होती है द सम ऑफ द एंगल्स। क्या कहता है जी द सम ऑफ द एंगल्स। खूब ठीक से समझो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल इज 180। मतलब त्रिभुज के इसका मतलब क्या हुआ बच्चे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हमें साबित भी कर लेना है बच्चे और समझ भी लेना है ठीक है बच्चे। तो पहला इसका गुण हम समझेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी 180 होता है। इतना समझ में आ गया। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है दूसरा गुण कहता है इसमें कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण अगर देख लो बच्चे पहले हम इसको थोड़ा और ठीक समझते हैं। हमने यहाँ एक त्रिभुज बना दिया ठीक है बच्चे। यहाँ हमने कह दिया 40 डिग्री और यहाँ हमने कह दिया 110 डिग्री। कितना डिग्री 110। मैं कहूँगा इसका वैल्यू निकालो ABC। मैं कहूँगा कोण C का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं बच्चे कि AB और C तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है बोलो 150। 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150। अर्थात यह कोण निकालने के लिए 180 में से हम 150 को क्या करेंगे घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके आधार पर हम तीनों कोणों में से अगर कोई भी 2 एंगल का मान दिया हो तो तीसरा मान निकाल सकते हो। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज अब क्या कहता है इसे समझो बच्चे। दूसरा कहता है खूब ठीक से समझते जाओगे इसके बाद तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का गुण। तो त्रिभुज का दूसरा गुण कहता है बच्चे कि किसी भी त्रिभुज में ठीक है ना बाह्य कोण जो होता है वह अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना जी। कहता है किसी त्रिभुज में बाह्य कोण कौन सा कोण जी बाह्य कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे
एक्सटीरियर एंगल जो होता है यह कहता है कि अभिमुख अंतः कोणों के, इसके अभिमुख अंतः कोणों के, अभिमुख अंतः कोणों के कोण। तो अभिमुख अंतः कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर, क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो कहता है किसी त्रिभुज में बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल का, अंतः कोणों के योगफल का बराबर होता है। उनको सबसे ऊपर लेके जाओ। बराबर होता है, क्या होता है जी, बराबर होता है। इसे खूब बढ़िया ठीक से समझेंगे हम, ठीक है बच्चे। फिर से मैं बताऊं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे समझो बच्चे, खूब ठीक से समझेंगे, ठीक है ना। ये देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बना लिया बच्चा। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद किसी भी एक साइड को हम इसको लंबा कर दिए, एक साइड को लंबा, यह ए बी सी लंबा कर दिया कहाँ तक, डी तक। तो इस तरीके से हमारा एक इस ट्रायंगल के बाहर यह एक एंगल बना, देख रहे हो तुम लोग। यह ट्रायंगल है हमारा, और इस ट्रायंगल के बाहर की ओर हमारा यह एंगल जो बनता है इसी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे जी, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और समझो, अगर इस ट्रायंगल को इससे सटे हुए इसको छोड़कर यहाँ जो दो एंगल होते हैं इसको हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा, देखो ठीक से समझोगे, ये हो जाएगा ए सी डी। क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी, समझ गए बच्चे। और इसमें हम कहेंगे कि इसका इंटीरियर, क्या पूछ रहे हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसमें दो एंगल आते हैं, एंगल कौन सा, ए और एंगल बी। अर्थात इसमें आता है एंगल, इसको कैसे भी लिख लो, सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंड दूसरा कौन, ए बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी सी। एक बार फिर से समझ लो बच्चे कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो जी, ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के एक साइड को हम लंबा कर दें तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल के अंदर ये सटा हुआ इस हिस्से को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बचता है इसे हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 कहता है कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण माने एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह इंटीरियर अपोजिट एंगल के माने अभिमुख अंतः कोणों के योगफल माने दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस दोनों के योगफल के यह बराबर होता है। समझ में आ गया। अर्थात इसे हम लिखेंगे क्या बच्चे, कोणिया बताते चलो कि एंगल ए सी डी, क्या लिखेंगे जी, ए सी डी। क्यों लिख रहे हैं, यह वाला एंगल, कौन वाला लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला। यह एंगल जो होता है यह बराबर होता है किसके, इसे समझ लो, इस बराबर किसके होता है, दो एंगल, इसके और इसके, दोनों के योगफल के। तो लिखेंगे क्या, एंगल सी ए बी तथा क्या लिखेंगे, प्लस एंगल ए बी सी। तो इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, समझ में आ गया। देखो परीक्षा में तुम्हें क्या पूछेगा
कि परीक्षा में ये एक क्वेश्चन दे देगा, कहता है कि एक त्रिभुज ऐसे बना देगा और कह देगा कि यह और यह 3 वैल्यू दे दे। यह कह देता है कि 120 डिग्री, कितना दिया है 120 डिग्री, और यह कहता है कि 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री। तो यह पूछेगा कि व्हाट, यह कितना होगा। हम लिखेंगे ABCD। तो याद करो बच्चे, ACD माने 120 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ये 40 डिग्री, क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस ये वाला क्या X। एंगल B, या इसे हम X भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए एंगल B निकालना होगा तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस 40 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो तो 40 में अगर हम ये देख लो, अगर 40 और 80 दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 120 आ जा रहा है। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरीके से अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो और इसमें से इंटीरियर और इसमें से अपोजिट एंगल में से कोई एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हो। अब पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। अगर कह दे एंगल ACB का मान कितना, ACB, तो इसको कई तरीके से निकालते हैं। यहाँ समझो बच्चे ठीक से। पहला तरीका क्या करेंगे कि चूंकि यह 120 है ना और यह क्या है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन है जी। तो यह जो होता है एडजेसेंट एंगल हो गया, माने यह सरल रेखा होगा कब, पूरा का योगफल 180 होगा तब। तो 180 में से 180 में से हम क्या घटा देंगे 120, तो हमारा हो जाएगा ये वाला वैल्यू कितना 60 डिग्री। समझ रहे हो। फिर से मैं थोड़ा सा इसी को फिर से बनाता हूँ, देख लो बच्चे। ये करके बढ़ा दिया, ये हो गया 120, यह था 40, तो ये हमारा कितना निकल गया 80 निकला ना जी। यह ज्ञात करना है। तो 180 हमने क्या किया, ये टोटल वैल्यू 180 होता है ना जी, 180 में से 120 घटा देंगे तब हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यह कितना आ गया 60 डिग्री। और हमारा मन करता है कि नहीं हम इस विधि से नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो हम तुरंत इसको हम बदल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 120 दिया है ना, यह कोण है 40 और यह है कितना 80। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चे 180। तो हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 80 प्लस C की जगह हमें वैल्यू पता नहीं था, हमने कोण C रख दिया बराबर 180। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं कोण C इक्वल टू 180 अब माइनस 8 में 40 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। इस विधि से भी हमारा आ गया यह कितना डिग्री होगा बच्चों 60 डिग्री। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो बता लोगे बच्चे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के आधार पे तुम्हारे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चे। तो इतना तैयारी करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।